हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 9 की तीसरी हेडिंग उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण। ठीक है, इसकी पहली हेडिंग है आपका एक केंद्रकीय उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र। ठीक है, एक केंद्र की उपसंयोजन यौगिक के कैसे सूत्र लिखते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो है आपको नामकरण करने का तरीका बताया जाएगा। देखें ध्यान से, उपसंयोजन रसायन में विशेषतः समायों पर विचार करते समय, ठीक है, जब हम आइसोमर्स पर विचार करते हैं, उपसंयोजन रसायन में विशेषतः समायों पर विचार करते समय सूत्रों व नामों को असंदिग्ध तथा सुस्पष्ट तरीके से लिखने के लिए नामकरण का बहुत महत्व है। ठीक है, तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं और आप विशेषतः जब समावय पर विचार करते हैं, जो आइसोमर्स होते हैं उन पर विचार करेंगे, तो उस समय सूत्रों और नामों को असंदिग्ध तथा सुस्पष्ट तरीके से लिखने के लिए नामकरण का बहुत बड़ा महत्व है। उपसंयोजन सत्ता के सूत्र तथा जो नाम अपनाए गए हैं वे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC की अनुशंसा पर आधारित हैं। ठीक है, तो जो भी नामकरण उपसंयोजन यौगिक के लिए गए हैं वह सब IUPAC बेस पर आधारित है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली हेडिंग एक केंद्र की उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र के बारे में। ध्यान से देखें, यौगिक का सूत्र उसके संगठन से संबंधित आधारभूत संरचना को संक्षिप्त तथा सुगम रूप से प्रकट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी यौगिक का जो सूत्र होता है वह उसके कॉम्बिनेशन को, ठीक है, कॉम्बिनेशन को, उसके संगठन को और के संबंध में आधारभूत सूचना देता है, जिसको संक्षिप्त सुगम रूप से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यौगिक का सूत्र उसके संगठन से संबंधित आधारभूत सूचना को संक्षिप्त तथा सुगम रूप से प्रकट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। एक केंद्र की उपसंयोजन सत्ता में एक केंद्र की धातु परमाणु होता है। ठीक है, तो अगर आपका एक केंद्र की उपसंयोजन सत्ता है तो उसमें केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम होगा। एक केंद्र की उपसंयोजन सत्ता में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। सूत्र लिखते समय निम्नलिखित नियम को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो एक केंद्र की उपसंयोजन यौगिकों का सूत्र लिखते समय कुछ नियम है जिसको फॉलो करते हैं। पहला है, सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाता है, नाम नहीं, सूत्र। सर्वप्रथम किसको लिखते हैं? केंद्रीय परमाणु को लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे यह आपको लिखना है COCN6 3-, तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? सेंट्रल एटम को। पहले CN को नहीं लिखेंगे, पहले CO को लिखेंगे। ठीक है, तो जो केंद्रीय परमाणु होगा उसको सबसे पहले आगे उसको लिखते हैं। तत्पश्चात लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिगेंड्स को लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखेंगे, जिसका लेटर, ठीक है, ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। लिगैंड की स्थिति उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो लिगैंड की जो स्थिति होगी, पोजीशन जो होगी, उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं है, आवेश पर निर्भर नहीं है, वह किस पर निर्भर करेगी? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। जैसे यह देखें आपका, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? जो सेंट्रल एटम है उसको लिखा, तो कोबाल्ट यहाँ पे सेंट्रल एटम था तो उसको पहले लिख दिए। उसके बाद अब दो लिगैंड है, यहाँ पर क्लोरीन है और अमोनिया है, तो पहले किसको लिखें? तो अमोनिया A है, क्लोरीन C है, तो पहले A वाले को लिखेंगे, तो पहले अमोनिया को लिखा गया, उसके बाद क्लोरीन को लिखा गया। ठीक है, तो पहला नियम आपका था सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु को लिखा जाता है, तो केंद्रीय परमाणु को आपने सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, तत्पश्चात लिगैंडों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। लिगैंड की स्थिति आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो जो चार्ज होगा लिगैंडों पर तो उन पर डिपेंड नहीं करेगा उनके पोजीशन। सबसे पहले वर्णमाला क्रम देखेंगे और उसी के अनुसार जो वर्णमाला क्रम में पहले आता है तो उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तीसरा है, बहुदंतुर लिगैंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो बहुदंतुर लिगैंड होंगे उनको भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। संकेताक्षर में लिखे हुए लिगैंड के प्रथम अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति निर्धारित की जाती है। ठीक है,
तो जो है संकेताक्षर में लिखे हुए लिगैंड को, जो संकेत के रूप में जो लिगैंड लिखे जाते हैं, उनमें भी प्रथम अक्षर को ध्यान के रखकर वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति को निर्धारित करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको जो हम एक एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वर्णमाला के क्रम को भी ध्यान दिया जाएगा। अगर जो है आपका बहुदंतुर लिगैंड आएगा, जैसे शॉर्टकट में उसको लिखते हैं जैसे ईएन, ठीक है, ईएन को लिखते हैं, तो उसी तरह से ईएन जो है इथाइल डायमीन जो है, तो उसको भी पोजीशन देखेंगे, दूसरे लिगैंड से तुलना करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिस लिगैंड पर जिस क्रम आएगा उसी क्रम के अनुसार उसको भी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लिगैंड को शॉर्ट में लिखते हैं उनको पहले लिख देंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो बहुदंतुर लिगैंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। संकेताक्षर में लिखे हुए लिगैंड के प्रथम अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति को निर्धारित की जाती है। संपूर्ण उपसंचयन सत्ता, ठीक है, संपूर्ण उपसंचयन सत्ता आवेशित हो अथवा न हो, उनके सूत्र को एक गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो उपसंचयन सत्ता होगी उनके पोजीशन को आप एक बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, चाहे उस पर आवेश हो चाहे न हो। ठीक है, तो संपूर्ण उपसंचयन सत्ता को एक कोष्ठक में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, चाहे उस पर आवेश हो चाहे न हो। ठीक है, आगे देखें, संपूर्ण उपसंचयन सत्ता आवेशित हो अथवा न हो, उनके सूत्र को एक गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। यदि लिगैंड बहुपरमाणुक हो तो उनके सूत्रों को कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, तो यदि लिगैंड जो है एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना है तो उनको कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यह NH3 है, ठीक है, यह 2 परमाणु से मिलकर बना है तो इसको कोष्ठक में लिखे हैं। H2O को भी कोष्ठक में लिखे हैं, CN को भी कोष्ठक में लिखे हैं। ठीक है, तो अगर जो है लिगैंड बहुपरमाणुक होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे। देखें, संपूर्ण उपसंचयन सत्ता आवेशित हो अथवा न हो, उनके सूत्र को एक गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। यदि लिगैंड बहुपरमाणुक हो तो उनके सूत्रों को कोष्ठक में लिखते हैं। संकेताक्षर में लिखे लिगैंड को भी कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर संकेत के रूप में कोई लिगैंड्स लिखा है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोष्ठक में लिखना होगा। जैसे कहीं पर आप ईएन यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप कोष्ठक में लिखेंगे। आगे देखें, 5वां रूल, समन्वय मंडल धातु तथा लिगैंड के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो समन्वय मंडल है आपका, और जो समन्वय मंडल धातु तथा लिगैंड के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता है। तो जब भी आप लिखेंगे जैसे क्रोमियम H2O6, तो इसके बीच में गैपिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इनके बीच में गैपिंग नहीं करना है। तो समन्वय मंडल और धातु, समन्वय मंडल धातु और लिगैंड के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता है। जब आवेश युक्त उपसंचयन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रत्यायन के लिखते हैं तो उपसंचयन सत्ता का आवेश गुरु कोष्ठक के बाहर दाईं ओर मूर्धांक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो जब जो है काउंटर आयन नहीं होगा, जब काउंटर आयन नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब जो काउंटर आयन का चार्ज होगा, ठीक है, तो जो भी आवेश होगा उसके उल्टा चार्ज वह जो है आपको लिखना होगा किस पर, गुरु कोष्ठक के ऊपर। ठीक है, उसको भी लिखने का तरीका है। ठीक है, जब आवेश युक्त उपसंचयन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रत्यायन के लिखते हैं तो उपसंचयन सत्ता का आवेश गुरु कोष्ठक के बाहर दाईं ओर सुपरस्क्रिप्ट मूर्धांक के रूप में लिखा जाता है, जिसमें पहले आवेश की संख्या को लिखते हैं फिर आवेश का चिन्ह लिखते हैं। ठीक है, जैसे COCN6 3-। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है तो यहाँ पे आवेश इसको लिख रहे हैं तो पहले 3 लिखेंगे फिर माइनस लगाएंगे, जैसे CrH2O6 3+। ठीक है, तो काउंटर आयन नहीं है तो बाहर आप 4 लिखेंगे तो पहले नंबर लिखेंगे फिर चिन्ह लिखेंगे 3+ आदि। ठीक है, तो जब आवेश युक्त उपसंचयन, ठीक है, सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रत्यायन के लिखते हैं तो उपसंचयन सत्ता का आवेश गुरु कोष्ठक के बाहर दाईं ओर मूर्धांक के रूप में लिखा जाता है, और जिसमें पहले आवेश की संख्या को लिखते हैं फिर आवेश के चिन्ह को लिखते हैं। ठीक है, 6वां है आपका 7वां, धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से संतुलित किया जाता है।
तो जो धनायन का आवेश होगा उसको ऋणायन के आवेश से क्या करेंगे, संतुलित आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एक केंद्र की उपसंचरण यौगिक का कैसे सूत्र लिखते हैं इसके बारे में। थैंक यू।